हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं चेक किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज की रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर नजर डालते हैं। तो इस हफ्ते निफ्टी में काफी अच्छी खासी हेल्दी डाउन टर्न आई। 5.1% की डाउन टिक के साथ क्लोज हुआ इस वीक निफ्टी। हमने देखा था कि पिछली वीक से ही स्टार्ट हो गई थी। पिछली वीक की संडे की वीडियो में हमने देखा था कि निफ्टी में ऑलरेडी डाउन टर्न स्टार्ट हो गई थी और इस वीक हर दिन मंडे से लेके ट्यूसडे को तो खैर रिपब्लिक डे की छुट्टी के लिए मार्केट क्लोज थी, बट मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे चारों दिन निफ्टी में नेगेटिव मूवमेंट रही। चारों दिन निफ्टी की मार्केट लेवल ड्रॉप होती रही। तो ओवरऑल इस हफ्ते -5.1% की ऑलमोस्ट 5% के नेगेटिव मूवमेंट के साथ निफ्टी क्लोज हुआ और अभी अपने ऑल टाइम हाई 14,753 से करीबन 1100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी की करंट लेवल है। वन डे चार्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये जो रेजिस्टेंस लेवल की हम अक्सर पिछले 4-5 हफ्तों से ये बात कर रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, उससे हर बार निफ्टी रिट्रेस होती रही है। और इस हफ्ते भी हमने देखा कि वो रिट्रेसमेंट कुछ ज्यादा ही प्रोलॉन्ग हो गई, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई। इसी चीज को हम इस चार्ट पे और अच्छे से देख पा रहे हैं। ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है, जो डॉटेड लाइन से रेड लाइन से दिखाई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आखिरी के जो 4 कैंडल्स रहे हैं, मंडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये जो 4 कैंडल्स रहे हैं काफी ज्यादा नेगेटिव रहे हैं और फ्राइडे की कैंडल भी बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है जो कि एक डेफिनेटली एक बेरिशनेस का सूचक है, बेरिशनेस का इंडिकेटर है। तो निफ्टी हैज रिट्रेस्ड फ्रॉम की ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो हम अक्सर पिछले कई हफ्तों से ये बात कर रहे हैं कि बार बार निफ्टी अपने ट्रेंड रेजिस्टेंस को जाके हिट करने की कोशिश करता है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से फिर एक ड्रॉप आती है, एक रिट्रेसमेंट आती है। वो हमें अभी भी दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि निफ्टी इज करेंटली टेकिंग सपोर्ट एट 50 EMA, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं 50, 100, 150 और 200। तो अभी करेंटली निफ्टी अपने 50 EMA, 50 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, वहां पे सपोर्ट लिया हुआ है। हालांकि क्लोजिंग जस्ट बिलो दैट लेवल हुई है। 13,700 के आसपास का लेवल था। जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो करीबन 13,700 पे है, उससे थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग हुई है 13,634 के आसपास। तो निफ्टी डेफिनेटली अभी काफी बेरिश दिख रहा है, लेकिन हम आगे भी कुछ इंडिकेटर्स की बात करेंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या इसमें बाउंस बैक आने की, कम से कम नियर टर्म में कोई बाउंस बैक आने की कोशिश करेगा निफ्टी, उसकी बात करेंगे। तो वॉलेटिलिटी कैन डेफिनेटली कंटिन्यू। अभी जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं काफी स्ट्रांगली बेरिश इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, जो एक के बाद एक चार्ट्स बन रही है, कैंडल्स बन रही है, वो काफी बेरिश बन रही है। उसी तरह वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं, थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे चार्ट्स को देख पा रहे हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है। तो इस वीक की जो कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी है। पिछले 3-4 हफ्तों की मूवमेंट को इसने इनकैप्सुलेट कर लिया, इनगल्फ कर लिया अपने अंदर, और बॉडी बहुत ज्यादा लंबी है और काफी बेरिश कैंडल है। तो वेरी वॉलेटाइल वीकली कैंडल जो इस वीक की कैंडल रही है, बहुत ही वॉलेटाइल और बेरिश रही है। इट हैज रिट्रेस्ड फ्रॉम वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं डेली ट्रेंड रेजिस्टेंस की तो हमने बात ऑलरेडी कर ली डेली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे भी आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी एक ट्रेंड रेजिस्टेंस बना हुआ है और वहां से रिट्रेस कर रही है निफ्टी बार बार। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वीकली बेसिस पे आप जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं, 50, 100, 150 और 200, सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से अभी निफ्टी काफी ऊपर है वीकली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे हमने देखा कि अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे निफ्टी, बट वीकली चार्ट्स पे अपने सारे मूविंग एवरेजेस से, यानी कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर है निफ्टी। तो अगर थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी अभी भी बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत बेरिशनेस जरूर आई है इस कैंडल, जो आखिरी कैंडल बनी है उसके कारण, लेकिन बहुत ज्यादा बेरिशनेस हमें कम से कम वीकली कैंडल पे अभी तक नहीं दिख रही है। बट वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। ऐसे कैंडल्स देख के जरूर लगता है कि वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। हमने पिछली वीक ही संडे को ये बात की थी कि ये जो कैंडल बनी थी, यानी पिछली वीक की जो कैंडल बनी थी, जो आप यहाँ पे सेकंड लास्ट कैंडल पे देख पा रहे हैं, वो एक डोजी कैंडल जैसी बनी थी। काफी इनडिसाइसिव कैंडल थी, काफी वॉलेटाइल कैंडल थी। इसलिए उसके बाद जो ये कैंडल बनी है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो डेफिनेटली इट हैज इंडिकेटेड अ लॉट ऑफ बेरिशनेस इन द नियर टर्म। उसी तरह फिर मंथली कैंडल की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10-11 सालों की चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मंथली कैंडल पे आप देख सकते हैं कि अभी निफ्टी काफी बुलिश था।
पिछले मंथ तक। लेकिन इस मंथ की जो कैंडल बनी है वो काफी बेरिश कैंडल अभी तक बन रही है, बेरिश मंथली कैंडल विथ हाई वॉलेटिलिटी। अब देख सकते हो अपर शेडो यहाँ पे, हायर टेल जो है इसकी काफी बड़ी अपर शैडो है और बॉडी रिलेटिवली काफी छोटी है। तो इट हैज बीन अ वेरी वॉलेटाइल मंथ। अब तो जनवरी की कैंडल बंद भी हो गई है, क्योंकि अब फरवरी जो अगला मंडे आने वाला है वो वहां पे फरवरी की कैंडल शुरू हो जाएगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा। जनरली एक और बात है, एक और थ्योरी फ्लोट अराउंड करती है कि जैसी जनवरी की कैंडल होती है, कमोबेश उस साल की जो मूवमेंट रहती है वो एक इंडिकेटर होता है, वो सजेस्टिव होता है कि साल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, उसका एक इंडिकेटर होता है। तो अगर उस बेसिस पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि जनवरी की कैंडल, अगर इफ दिस इज एनी इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज टू कम इन दिस ईयर और व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड, तो उस हिसाब से तो काफी वॉलेटाइल ईयर रहने वाला है ये। लेकिन खैर हम आगे बात करें कि हमारी इन्वेस्टिंग अप्रोच वगैरह कैसी रह सकती है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी कमोबेश देख के ये लग रहा है सारे इंडिकेटर्स, आप अभी तक जितने भी हमने चार्ट्स देखे डेली, वीकली और मंथली, उन सारों को देख के लग रहा है कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में है एंड दिस कैन कंटिन्यू फॉर अ लिटिल व्हाइल। आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ। आरएसआई के करंट वैल्यू आ रहा है 37.3। तो अपने आप देख सकते हैं ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट रहती है आरएसआई की, काफी ऊपर जाता है, फिर थोड़ी ड्रॉप आती है, फिर ऊपर जाता है, तो उसके लोअर एंड के आसपास पहुंच गया है। यूजुअली आप देखें कि आरएसआई की वैल्यू 20 से 40 के बीच में रहती है, जो नॉर्मल न्यूट्रल वैल्यूज जिनको कहा जाता है। तो अभी अपने उस रेंज के आसपास, ये 37 के आसपास है, और अपने जो ये रेंज बाउंड मूवमेंट रहती है उसके लोअर एंड पे पहुंच गया। तो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक होना हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी उसकी जरूर हो। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक आती है नियर टर्म में। मैं लॉन्ग टर्म बाउंस बैक की बात नहीं कर रहा, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अभी भी निफ्टी काफी बुलिश है। लेकिन अगर नियर टर्म बेरिशनेस की बात करें, नियर टर्म में जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी कम हो सकती है, बिकॉज आरएसआई इज नियरिंग द लोअर बाउंड ऑफ इट्स रेंज बाउंड मूवमेंट। तो आरएसआई की करंट वैल्यू है 37.3। इट हैज करेक्टेड क्वाइट अ बिट। हमने देखा था कि ये करीबन 70-75 की वैल्यू पे पहुंच गया था, वहां से ड्रॉप होकर पिछले वीक हमने देखा था कि 58 की वैल्यू के आसपास था, और वहां से अच्छी खासी गिरावट के बाद 37 की वैल्यू पे इस वीक आ गया है। तो वी कैन डेफिनेटली सी अ नियर टर्म टेक्निकल बाउंस बैक। चूंकि ये आरएसआई का वैल्यू अपने रेंज बाउंड मूवमेंट के लोअर एंड पे चला गया है, ऑलमोस्ट लोअर एंड पे चला गया, थोड़ी और नेगेटिव मूवमेंट रह सकती है। लेकिन अगर ये वैल्यू 20-25 के आसपास पहुंच जाता है तो डेफिनेटली आरएसआई कैन बाउंस बैक फ्रॉम दोज लेवल्स एंड निफ्टी कैन बाउंस बैक फ्रॉम दोज लेवल्स। अगर एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी पे बहुत ही ह्यूज बेरिश क्रॉसओवर बना है। आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा स्टीप मूवमेंट रही है इस वीक, काफी ह्यूज गैप हो गई है इसकी, लार्ज गैप हो गई है, विच इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग अ वेरी वेरी सॉलिड बेरिश मूवमेंट। लेकिन जैसे हमने सारे इंडिकेटर्स को जब हमने देखा एक साथ, जब हॉलिस्टिक व्यूज कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ निफ्टी शोज सम टेक्निकल बाउंस बैक फ्रॉम दीज लेवल्स। लेकिन एक बार और आपको ध्यान रखनी है कि ओवरऑल अभी निफ्टी में कम से कम मीडियम टर्म में थोड़ी बेरिशनेस दिख सकती है, लेकिन नियर टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है। तो ओवरऑल आपको एक बैलेंस व्यू बना के रखना है, दोनों चीजों के लिए आपको प्रिपेयर्ड होकर रहना है। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं तो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी 2021 में, यानी कि कैलेंडर ईयर 2021 की यहाँ पे बात हो रही है, तो कैलेंडर ईयर 2021 में इंडिया की एक्सपेक्टेशन है आईएमएफ को कि इंडिया की ग्रोथ होगी डबल डिजिट 11.5% इन 2021, एंड इंडिया विल बी वन ऑफ द वेरी फ्यू मेजर इकोनॉमीज दैट विल रजिस्टर अ डबल डिजिट ग्रोथ दिस ईयर। चाइना की ग्रोथ वो प्रोजेक्ट करें कि 8.1% की होगी, स्पेन की 5.9%, और इसी तरह दूसरे कंट्रीज की देख सकते हैं। आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया था कि 2020 में इंडिया की जीडीपी की कॉन्ट्रैक्शन होगी 8%, जो हमने देखा भी कि 7.7% की गवर्नमेंट की प्रोजेक्शंस भी है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी वो नंबर आई है कि 7.7% की कॉन्ट्रैक्शन आएगी जीडीपी में। लेकिन अगले साल इकोनॉमिक सर्वे में भी, और हम वो न्यूज में भी अभी देखने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि डबल डिजिट ग्रोथ रहने वाली है इंडिया की फॉर द करेंट ईयर, और आईएमएफ ने भी वही नंबर्स दिए। फिर गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस कर दिया। इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। कमर्शियल व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years विल बी चार्ज अ सर्टेन ग्रीन टैक्स। उनको एक ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हायर टैक्सेशन होगी उनकी। अगर वो कमर्शियल व्हीकल्स 8 साल से पुराने हैं तो उनको एक ग्रीन टैक्स एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी। और प्राइवेट व्हीकल्स, यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक यूज के व्हीकल्स हैं, दोज हैव टू बी लेस देन 15 years ऑफ एज, यानी कि 15 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उनको ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज लाइकली टू बेनिफिट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि अगर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी होगी तो लोगों को नए नए व्हीकल्स लेने पड़ेंगे एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो दिस कैन बी अ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म बेनिफिट फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
फिर गोल्ड की जो डिमांड थी, इट हैज ड्रॉप 35% टू अ 25-year लो ऑफ 446 टन्स इन 2020। तो 2020 में 2019 से अगर कंपेयर करें तो 35% की ड्रॉप आई है इन डिमांड ऑफ गोल्ड। और उसकी रीजंस ये रही हैं कि सबसे पहले तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, और उससे भी ज्यादा बड़ी ये बात है कि लॉकडाउन के कारण शादियां कम हो रही थी, ज्वेलरी शॉपिंग कम हो रही थी, तो ऑब्वियसली लॉकडाउन के कारण बहुत बड़ी डिमांड में डिक्लाइन आई है, एंड द गोल्ड डिमांड हैज ड्रॉप 35% ईयर ऑन ईयर, विच इज अ ह्यूज डिक्लाइन। उसी के साथ लेकिन अगर वैल्यू वाइज अगर देखें कि वैल्यू में कितनी ड्रॉप आई है, तो वैल्यू वाइज यानी कि वैल्यू का मतलब होता है कितने पैसों की गोल्ड सेल हुई है। ये तो हमने यहाँ पे बात की कि कितना वेट, कितना अमाउंट सेल हुआ है, लेकिन अगर वैल्यू वाइज अगर बात करें तो उसमें ज्यादा ड्रॉप नहीं आई है, क्योंकि 20% राइज इन गोल्ड प्राइसेस। तो जो वैल्यू होती है दैट इज अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस। तो प्राइस जब बढ़ गई, अमाउंट घट भी गई, बट प्राइस अगर बहुत बढ़ गई, 20% हमने राइज देखी गोल्ड प्राइसेस में, तो वैल्यू की फिगर में बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं आई है। फिर 2021 इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11% इन FY22, जो हमने बात भी की कि IMF की प्रोजेक्शंस भी इसी के आसपास है। लेकिन FY23 में 6.5% और FY24 में 7%, यानी कि जो हमारा बेस है, जो करंट ईयर FY21 का बेस है, इतना छोटा है, उसके कारण FY22 में अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि बेस बहुत छोटी है, तो उस बेस पे ग्रोथ दिखाना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर FY23 और 24 में 6.5-7% के आसपास ग्रोथ रहेगी। और ये भी कह रही है इकोनॉमिक सर्वे की प्री कोविड ग्रोथ लेवल्स पहुंचने में अभी 2 साल लगेंगे। तुरंत से जो ये वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे हैं, मार्केट में तो वी शेप्ड रिकवरी आ गई है, लेकिन इकोनॉमी में रिकवरी की अगर बात करें वी शेप्ड रिकवरी की, तो दैट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक अ कपल ऑफ ईयर्स। फिर कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की बात करते हैं, FY21 के Q3 रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने काफी स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। द नेट प्रॉफिट हैज रिजन बाय 16%, विच इज अ वेरी हेल्दी नंबर। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 17% बढ़ी है, 17% ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। एडवांसेस हैव डिक्लाइंड बाय 1.2%। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो एडवांसेस यानी कि कितनी लोन्स दे रही है बैंक, so that has declined by 1.2%, but the good thing is advances have risen by 4.4% compared to the July to September quarter। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपैरिजन करें तो वहां पर एडवांसेस यानी कि लोन एडवांसेस में जो ग्रोथ हुई है, दैट हैज शोन अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ 4.5%, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो 1.2% की डिक्लाइन है। तो बैंक्स अभी बहुत कॉशियस हैं, एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव हैं, अभी बहुत ज्यादा लोन्स वो नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ NPAs, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बैड लोन्स। वो बहुत ज्यादा अपनी लोन बुक को बहुत ज्यादा ग्रो करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो डिक्लाइन आई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी इंक्रीज आई है, ग्रोथ आई है, दैट इज अ हेल्दी साइन। फिर ग्रॉस और नेट एनपीएस इनके 2.2% और 0.5% रेस्पेक्टिवली है, विच आर वेरी कंट्रोल्ड नंबर्स। आप देख सकते हैं नेट एनपीएस 0.5%, तो दीज आर इवन बेटर देन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को मैं बेस्ट बैंक्स मानता हूं, और देख सकते हैं कि इन दोनों बैंक्स की नंबर्स कितनी अच्छी हैं, कितनी शानदार नंबर्स हैं। लेकिन इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, और वो हमने एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जब पिछली वीक डिस्कस किए थे तो ये बात को भी रिफ्लेक्ट किया था, इस बात को फिर से हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, कि अगर ये जो आरबीआई की रेगुलेशन है और जो सुप्रीम कोर्ट की डिक्टाट है कि अभी उन्हें एनपीएस डिक्लेयर नहीं करने मॉरेटोरियम पीरियड के, अगर वो उन्होंने किया होता, इफ दे वुड हैव डिक्लेयर्ड द बोरोवर्स हु आर 90 डेज ओवरड्यू एज बैड लोन्स एज एनपीएस, तो उनकी ये जो ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस है वो होती 3.2% और 1.2%, विच इज मच हायर देन द करेंट वैल्यू विदाउट अकाउंटिंग फॉर दीज लेट पेमेंट्स। तो वो एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम बैंक्स के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो करंट एनपीएस डिक्लेयर कर रहे हैं, करंट ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की वैल्यूज डिक्लेयर कर रही हैं, दोज आर नॉट इंक्लूसिव ऑफ द एनपीएस दैट हैव एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। फिर एलएनटी को 2 बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स मिले हैं इन चेन्नई, दीज आर ऑल क्यूमुलेटिवली वर्थ 3500 करोड़। तो एलएनटी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बटोरते जा रही है, बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स एक्यूमुलेट करती जा रही है, और इसके बहुत जल्दी एक बात करने वाले, मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में, हम एलएनटी की बात करेंगे कि इनकी ऑर्डर बुक कितनी सॉलिड है फॉर द कमिंग फ्यू ईयर्स, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन एक और एग्जांपल आप एक एनेक्डोट देख सकते हैं कि फिर से 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन चेन्नई। फिर लार्सन एंड टूब्रो के ही Q3 रिजल्ट्स की बात करते हैं। एलएनटीज नेट प्रॉफिट हैज रिजन ऑलमोस्ट 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑर्डर्स की आप देख सकते हैं, ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो 76% की राइज है, विच इज फिनोमिनल। तो इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट है इंडिया की, और वो उसका आप देख सकते हैं कि मसल फ्लेक्सिंग अभी एलएनटी कर रही है बेसिकली, एंड इट्स ऑर्डर बुक इज फुल फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ऑलरेडी। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की Q3 रिजल्ट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट हैज रिजन बाय 12.5%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज फॉलन 21%। ये बहुत बड़ी गिरावट आई है रेवेन्यू में, लेकिन उन्होंने काफी कॉस्ट कटिंग की है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाई है, जिसके कारण इनकी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है
डिस्पाइट हैविंग अ ट्रेमेंडस डिक्लाइन इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आप देख सकते हैं कि सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करते हैं कि हर जो इनकी सेगमेंट्स है, चूंकि आपको पता हो कि एक कॉन्ग्लोमेरेट है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बहुत सारे बिजनेसेस में ऑपरेट करता है। तो हम अलग अलग सेगमेंट्स की अगर बात करें तो ऑयल टू केमिकल जो इनका लेगेसी बिजनेस है, जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, दैट हैज फॉलन 30% ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रिटेल हैज फॉलन ऑलमोस्ट 19%। ये भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि रिटेल में इतनी ज्यादा गिरावट आई है। डिजिटल सर्विसेज जिसमें जियो भी आता है, तो जियो इनका डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट में आता है, दैट हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 33%। तो इसमें काफी शानदार ग्रोथ आई है। तो डिजिटल सर्विसेज इज द सेगमेंट दैट हैज सेव्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदरवाइज इनकी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉर्डी दिखती। एक और इसमें अच्छी बात है जो जियो से ही रिलेटेड है कि इनकी जो आरपू नंबर्स हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के नंबर्स हैं, दोज हैव रिजन फ्रॉम 145 टू 151। तो इसमें भी इंप्रूवमेंट आई है। आरपू नंबर्स आर इंप्रूविंग। हमने भारतीय एयरटेल की भी बात की थी, उनकी भी आरपू नंबर्स बढ़ती जा रही हैं और जियो में भी हमें वही बात दिख रही है। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट के जो Q3 नंबर्स थे वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज्यादा हेल्दी थे। इट्स नेट प्रॉफिट हैज रिजन 123%, ऑलमोस्ट 122-123% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन इट्स नेट प्रॉफिट। तो बहुत शानदार नंबर्स हैं। कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम्स की भी बात करें तो उसमें भी 14% की ग्रोथ आई है। लेकिन नेट प्रॉफिट जैसा हमने देखा, हर एक कंपनी की आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज की रेवेन्यू तो ड्रॉप ही हुई है पिछले साल से, और वो लाजमी भी है, वो एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत मॉडेस्ट होगी इफ एट ऑल। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट को बढ़ाने में सफल हुई है, और वो इसलिए हुई है क्योंकि वो उन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को घटाया है, जिसके कारण उनकी नेट प्रॉफिट में काफी ज्यादा बूस्ट आई है। तो वही चीज हमें अल्ट्राटेक सीमेंट के भी रिजल्ट्स में देखने को मिली। एचयूएल के रिजल्ट्स एक्चुअली अच्छे थे, बट इट फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी उससे अगर कंपेयर करें तो एचयूएल की प्रॉफिट में थोड़ी डिक्लाइन आई है, लेकिन फिर भी बहुत हेल्दी नंबर्स है। आप देख सकते हैं सेल्स में 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट में 19% की ग्रोथ आई। तो दीज आर स्टिल वेरी हेल्दी नंबर्स। लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि एचयूएल इतनी शानदार कंपनी है, इतनी ज्यादा मार्केट में ग्रिप है इसकी, कि एक्सपेक्टेशंस इससे भी ज्यादा थी। तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम रिजल्ट्स आई है, बट दीज आर स्टिल वेरी वेरी हेल्दी नंबर्स। यू शुड नॉट बी वरीड इफ यू आर होल्डिंग एचयूएल फॉर द लॉन्ग टर्म, यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल। फिर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की अगर बात करें तो होम केयर में 1.36%, ऑलमोस्ट फ्लैट सी रही है। 1.4% की ड्रॉप आई है इन रेवेन्यू इन होम केयर बिजनेस। ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में 9.7, ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ आई है। फूड एंड रिफ्रेशमेंट में 80% की ग्रोथ आई है। और अदर्स जिसमें कि एक्सपोर्ट्स, इन्फेंट एंड फेमिनिन केयर, ये सारे अगर प्रोडक्ट्स जो अदर्स में आ जाते हैं, अदर सेगमेंट्स में, उसमें 246% की ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ही सेगमेंट है जो कि थोड़ा फ्लैट सा रहा है, होम केयर बिजनेस। लेकिन बाकी सारे सेगमेंट्स की बात करें तो काफी हेल्दी ग्रोथ आई है। तो यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल। मुझे ये रिजल्ट्स डेफिनेटली अभी भी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से जरूर कम है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म इट इज स्टिल अ कंपनी वर्थ होल्डिंग। फिर मारिको, जो एक और एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है इंडिया की, मारिको, उसके भी Q3 रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। 16.3% की रेवेन्यू में ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट में 13% की ग्रोथ आई है। तो मॉडेस्ट से नंबर्स थे। इनकी जो फूड पोर्टफोलियो है उसमें 74% की वैल्यू में ग्रोथ आई, यानी कि डोमेस्टिक रेवेन्यू की अगर बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस विद इन द फूड्स पोर्टफोलियो हैज सर्ज 74%। तो फूड्स बिजनेस में, फूड्स पोर्टफोलियो में जितने भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, कुकिंग ऑयल, बिस्किट्स वगैरह, उन सभी में 74% की वैल्यू में ग्रोथ आई है, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात करें, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें, तो मॉडेस्ट सी नंबर्स है, बहुत ज्यादा कोई इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, बट हेल्दी नंबर्स इनको माने जाएगा। एक्सिस बैंक के Q3 रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे, बस एक सिल्वर लाइनिंग थी, एक अच्छी बात थी कि इनकी जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनकी नंबर्स इंप्रूवमेंट अच्छी खासी उसमें आई है। लेकिन पहले बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 37% की डिक्लाइन आई है, 37% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट में, बिकॉज ऑफ ऑल द वेरी अग्रेसिव प्रोविजनिंग दैट एक्सिस बैंक हैज डन। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 14% से, एडवांसेस ऑल्सो 6% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे हेल्दी साइन ये है कि इतनी नेट प्रॉफिट गिराने के बावजूद भी इन्होंने प्रोविजनिंग अच्छी हासिल की है, जिसके कारण इनकी जो ग्रॉस नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और नेट नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, नेट एनपीएस है, दोज हैव डिक्लाइंड क्वाइट अ बिट। इनकी जो ग्रॉस एनपीएस हैं, दोज हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 5% टू 3.44%। तो दीज आर हेल्दी साइंस फॉर द फ्यूचर। आगे चल के इन कंपनी को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और इनके एनपीएस कंट्रोल रहेंगे, तो दीज आर गुड साइंस फॉर द फ्यूचर। फिर मारुति के Q3 रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। द कंपनी हैज शोन अ 13% ईयर ऑन ईयर राइज इन नेट सेल्स,
नेट सेल्स में इनकी 13% की, रेवेन्यू की अब बात करें तो रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ आई है, नेट प्रॉफिट्स में 24% की ग्रोथ आई है, विच इज अ वेरी वेरी हेल्दी नंबर। फिर आईडीबीआई बैंक जो कि एक पीएसयू बैंक है, उसमें Q3 के जो रिजल्ट्स थे वो काफी स्ट्रांग थे, लेकिन इसमें आपको स्ट्रेंथ, जो हम स्ट्रांग होने की बात करेंगे, वो बहुत ही रिलेटिव है। इनकी पिछले साल के जो रिजल्ट्स थे वो इतने पुअर थे, इतने शॉर्डी थे कि उस बेसिस पे इस साल के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं ऑप्टिकली। तो बैड लोन प्रोविजंस में 89% काफी अच्छी डिक्लाइन आई है, काफी अच्छी नंबर्स हैं। और जो लास्ट ईयर के नेट एनपीएस थे 5.2% थे, काफी हाई नेट एनपीएस थे, वो घट के 1.9% हो गए, जो कि काफी अच्छी नंबर है। अब इसको बेस्ट बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह से अगर कंपेयर करें तो ये नंबर अभी भी बहुत हाई दिखेगा। हमने जैसे देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो नेट एनपीएस थी वो काफी कंट्रोल थी, 0.5-0.8% के पास थी, तो उससे कंपेयर करें तो ये 1.9% की नंबर अभी भी आपको काफी हाई दिखेगी। लेकिन चूंकि आईडीबीआई बैंक एक पीएसयू बैंक है, तो आपको एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से रखनी पड़ेंगी। तो अगर उस एक्सपेक्टेशन से आप कंपेयर करें तो आईडीबीआई बैंक के नंबर्स अच्छे थे, दे हैव शोन अ गुड इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। फिर इंटर ग्लोब एविएशन जो इंडिगो एयरलाइंस को चलाती है, एज एक्सपेक्टेड उनके जो रिजल्ट्स थे काफी पुअर थे, एयरलाइंस चल नहीं रही हैं ठीक से, हाफ कैपेसिटी पे चला रहे हैं, 70% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में तो डिक्लाइन आनी ही थी। बट द गुड थिंग इज, द सिल्वर लाइनिंग इज दैट द लॉसेस हैव हाफ्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो उस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की इनकी लॉस थी, उससे करीबन हाफ हो गई है लॉस, और अभी करीबन 500 करोड़ की लॉस इस क्वार्टर में इन्होंने दिखाई है। रेवेन्यू अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 50% की डिक्लाइन है, 50% की ड्रॉप है, विच इज अ ह्यूज डिक्लाइन। लेकिन आपको इस रिजल्ट को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि अभी जिस हिसाब से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है उस हिसाब से these numbers were definitely expected। फिर सन फार्मा की जो Q3 रिजल्ट्स हैं, दोस हैव बीटन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स। तो नेट प्रॉफिट मोर देन डबल्ड कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट हैज मोर देन डबल्ड एंड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हैज रिजन बाय अ मॉडेस्ट 8%। तो यहाँ पे भी हमें सेम ऑब्जर्वेशन दिख रही है, रेवेन्यू इनकी 8% ही बढ़ी है, लेकिन नेट प्रॉफिट मोर देन डबल हो गई है। तो 100% से भी ज्यादा ग्रोथ आई है नेट प्रॉफिट में, इवन व्हेन द रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय ओनली अ मॉडेस्ट वैल्यू ऑफ 8%। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग नंबर्स बाय सन फार्मा। अगर आप टोटल रिजल्ट्स की बात करें ओवरऑल, तो डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम सन फार्मा एज वेल। फिर टाटा मोटर्स की रिजल्ट्स भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी थी। बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि जेएलआर और ये ब्रेक्जिट और ये सारा चक्कर जो चल रहा है यूनाइटेड किंगडम में, उसके कारण जैगुआर लैंड रोवर के रिजल्ट्स में थोड़ी प्रेशर बन सकती है, लेकिन एक्चुअली जैगुआर लैंड रोवर हैज बीन द सेवियर फॉर टाटा मोटर्स। आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 67 ऑलमोस्ट 68% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैव आल्सो ग्रोन 5.5%, तो रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट में 68% की ग्रोथ आई है। और जो इनका सबसे ज्यादा प्रेशर वाला बिजनेस था, जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर का बिजनेस, दैट हैज शोन एन इंप्रेसिव 38% ईयर ऑन ईयर राइज इन इट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इनकी प्रॉफिट में 38% की ग्रोथ आई है जैगुआर लैंड रोवर से, विच हैज डेफिनेटली हेल्प टाटा मोटर्स शो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिस क्वार्टर। फिर श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आपको पता होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी जो व्हीकल फाइनेंस में काम करती है, व्हीकल के रीफाइनेंसिंग में काम करती है, व्हीकल लोन रीफाइनेंसिंग में, उसकी जो एसेट क्वालिटी है दैट हैज शोन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट। तो इनकी लोन प्रोविजनिंग में 52% की इंक्रीज आई, विच इज नॉट अ गुड साइन। लेकिन गुड साइन इसलिए यहाँ पे माना जा रहा है क्योंकि लोन प्रोविजनिंग जब इतनी ज्यादा कर देंगे तो इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और वही हमें दिख रहा है। नेट एनपीएस इनकी लास्ट ईयर 6.1% के आसपास थी, वो घट के 3.2% के आसपास रह गई है, जो विच इज अ हेल्दी साइन फॉर द फ्यूचर। इनकी एसेट क्वालिटी अगर इंप्रूव करती है तो दैट विल बी अ हेल्दी साइन फॉर द फ्यूचर। लेकिन इनकी जब इतनी ज्यादा लोन प्रोविजनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली इनको हिट लेनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट में, और वही हमें दिख रहा है, नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड 17%। लेकिन चूंकि इन्होंने इतनी अग्रेसिव लोन प्रोविजनिंग की है तो दैट विल बी अ हेल्दी साइन फॉर द फ्यूचर। इसलिए आपने देखा होगा कि थर्सडे फ्राइडे को श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा अच्छी मूवमेंट रही, यहाँ तक कि फ्राइडे को ये 16% की अपवर्ड मूवमेंट के साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट क्लोज हुआ। फिर डॉक्टर रेड्डीज के जो रिजल्ट्स थे, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के, दैट हैज अंडर परफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशंस। आप देख सकते हैं इनकी नेट प्रॉफिट केवल 20 करोड़ की थी कंपेयर टू 709 करोड़ व्हिच वर द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। तो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस थी कि करीबन 710 करोड़ की नेट प्रॉफिट दिखाएगी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, लेकिन केवल 20 करोड़ की प्रॉफिट आई, तो डेफिनेटली वेल बिलो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी एक फैक्टर ये थे कि दे हैव शोन ए इम्पेयरमेंट चार्ज ऑफ अराउंड 600 करोड़। तो 600 करोड़ तो ऑलरेडी आप हटा दो, तो 620 करोड़ होने थे, उसमें से 600 करोड़ की इन्होंने इम्पेयरमेंट चार्ज ले लिया इस क्वार्टर, जिसके कारण इनकी जो नेट प्रॉफिट थी दैट हैज अंडर परफॉर्म स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इनकी रेवेन्यू ग्रो हुई है 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो दैट इज अ गुड साइन। लेकिन इस इम्पेयरमेंट चार्ज के कारण इनकी नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी हिट आई है।
फिर निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं। निफ्टी का करंट जो पी है, जो प्राइस टू अर्निंग्स वैल्यू है, दैट हैज ड्रॉप क्वाइट अ बिट। ये हमने देखा था कि 38 39 के वैल्यू पे पहुंच गई थी, वहां से ड्रॉप होके 36 की वैल्यू पे पहुंच गई है, 36.6 की वैल्यू पे। तो इसमें दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। एक तो ऑलरेडी हमने देखा कि निफ्टी की जो प्राइस की वैल्यू यानी कि निफ्टी की जो मार्केट लेवल है, दैट हैज ड्रॉप क्वाइट अ बिट। हमने देखा कि करीबन 7 to 8% की ड्रॉप आई है उसमें। और साथ ही साथ निफ्टी की जो अंडरलाइन कंपनीज हैं, उनकी जो अर्निंग्स हैं, दैट हैज इंप्रूव्ड स्लाइटली। अभी बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं आई है। हमने 3 हफ्ते पहले देखा था कि ये नंबर 364 थी निफ्टी की अर्निंग्स की वैल्यू। उसके बाद वाले हफ्ते मैंने देखा था कि हमने 367 की ये वैल्यू हो गई थी। उसके बाद वाले यानी कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 370 की ये वैल्यू थी, और इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि 373 की ये वैल्यू। तो धीरे धीरे ये वैल्यूज बढ़ रही है, जो आप इस चार्ट में भी देख पा रहे हैं। अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू धीरे धीरे क्रीप अप कर रही है, धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। तो जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज, निफ्टी के अंडरलाइन कंपनीज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती जाती हैं, उनकी अर्निंग्स इंप्रूव करती जाती हैं, वैसे वैसे निफ्टी की ईपीएस इंप्रूव करती जाएंगी। वेटेड एवरेज जो इनकी ईपीएस है वो इंप्रूव करती जाएंगी, और वैसे वैसे निफ्टी की पी में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी की पी धीरे धीरे करेक्ट होती जा रही है, अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी काफी ऊपर है, लेकिन कम से कम धीरे धीरे उसमें ट्रेंड आ रहा है कि अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास आने की कोशिश करेगी। निफ्टी की जो करंट पुट कॉल रेशियो है, दैट इज 1.14, so that is definitely showing a very bearish sentiment, bearish movement in निफ्टी। जब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हम मानते हैं कि निफ्टी अभी बेरिश है, और जब ये वैल्यू 1 से कम होती है, स्पेशली जब 0.75 0.7 के आसपास पहुंचने लगती है, तो हम मानते हैं कि निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश हो गया। तो अभी चूंकि ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1.14 है, तो डेफिनेटली इट इज स्लाइटली बेरिश। लेकिन इसमें कॉन्ट्रारियन अप्रोच ये होता है, कॉन्ट्रारियन इंडिकेटर ये होता है कि आप निफ्टी जब बहुत ज्यादा बेरिश होने लगे तब आप बाइंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में बहुत ज्यादा जब बेरिशनेस डेवलप हो जाती है, तो दैट इज अ टाइम व्हेन द मार्केट प्रोबेबली स्टार्ट्स बॉटमिंग आउट। तो ये कॉन्ट्रारियन अप्रोच होता है, ये मोस्टली काम करता है, बट कभी कभी काम नहीं भी कर सकता है। तो यू हैव टू टेक अ जजमेंट कॉल कि आप कॉन्ट्रारियन अप्रोच में बिलीव करते हैं कि नहीं। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस कॉन्ट्रारियन अप्रोच में डेफिनेटली बिलीव करते हैं, एंड दैट हैज शोन गुड रिजल्ट्स फॉर देम इन द पास्ट। तो जब निफ्टी बहुत ज्यादा बेरिश होने लगे, तो यू कैन स्टार्ट निबलिंग इनटू द मार्केट, यू कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग योर फंड्स। और आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच नियर टर्म या मीडियम टर्म में कैसे हो सकती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मेरा अभी भी मानना है कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें, और यहां तक कि एसआईपी को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डबल ट्रिपल कर सकते हैं व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस, जब आप कंफर्टेबल फील करें। अगर आपके पास वैसी कैश पोजीशन है, अगर आपने पिछले 2-3 महीनों से हम ये बात कर रहे हैं कि अपनी कैश पोजीशन को बनाते रहें, बिल्ड करते रहें, हेल्दी रोबस्ट बना के रखें, तो अब दिस इज द टाइम टू स्टार्ट डिप्लॉइंग दोस कैश पोजीशंस। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कोई कैश बिल्डअप बन गया है, तो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट डिप्लॉइंग, स्टार्ट निबलिंग इनटू द मार्केट। जैसे जैसे स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहते हैं, और वही हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, तो आपको मार्केट में डिस्प्रोपोर्शनेट फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का इंडेक्स लेवल कहीं पे भी हो सकता है। मार्केट के इंडेक्स लेवल में हो सकता है कि अभी तक 7-8% 10% की ही गिरावट आई है, लेकिन कुछ खास स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर आपको अच्छी खासी 15-18-20% की गिरावट से मिल रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट पे मिल रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट निबलिंग इनटू दो स्टॉक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही बार में सारा अपना पैसा लगा दे, सारी अपनी इन्वेस्टमेंट एक ही बार में लगा दे। वो आप कर सकते हैं, अगर इफ यू फील कंफर्टेबल, इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी अप्रोच ये रहती है कि यू शुड स्टार्ट डिप्लॉइंग योर लमसम इन्वेस्टमेंट इन अ स्टैगर्ड मैनर। धीरे धीरे, अगर आपके पास 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट है जो आप डिप्लॉय करना चाहते हैं मार्केट में, तो धीरे धीरे 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे ऐसे करके आप 3-4 फेजेस में, 4-5 फेजेस में अपने इन्वेस्टमेंट्स को टोटली डिप्लॉय करें, सो दैट यू कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ ऑल मार्केट लेवल्स। क्योंकि मार्केट में कितनी ज्यादा गिरावट आएगी भी या नहीं, इसका हम कह नहीं सकते, किसी को नहीं पता होता है। इसलिए आप अपना थोड़ा बैलेंस्ड ओपिनियन रख सकते हैं, और उसमें आपको सबसे ज्यादा मदद करेगी स्टॉक स्पेसिफिक रहना। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आप 3-4 फेजेस में अपने लमसम इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, अपनी एसआईपी को डबल ट्रिपल करके, राइट। लेकिन आप अगर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं, तो दैट कैन बी इवन बेटर, क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक रह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख के, उनके प्राइस लेवल्स जब भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आते हैं, जब भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, तो आप वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी हेल्दी वे में मजेदार तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, और उन कंपनीज में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करके
अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास ये है कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो यू शुड डेफिनेटली बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। अपनी वॉच लिस्ट को तैयार करके रखें, अपने प्राइस लेवल्स को तैयार करके रखें कि किन प्राइस लेवल्स पर और किन सपोर्ट लेवल्स पर आपको इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये सब अपनी वॉच लिस्ट को आप तैयार रख सकते हैं। इसमें हमारी दो चीजें आपको मदद कर सकती हैं। संडे की जो सेकंड वीडियो होती है जिनमें हम बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर दैट स्पेसिफिक वीक हम अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और सारी कंपनीज की प्राइस लेवल्स की डिस्कशन करते हैं, स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स की बात करते हैं कि किस सपोर्ट लेवल्स पे आप किन कंपनीज को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपको डेफिनेटली काफी हेल्प कर सकती है। वीकली बेसिस पे हम हर वीक संडे की सेकंड वीडियो में वो डिस्कशन करते हैं। और दूसरी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। मैं बस वहां पे क्विक नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूँ जब भी कोई अच्छी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनकी हम वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में जिनकी डिस्कशन करते रहते हैं, उनमें से कोई भी स्टॉक या फिर कोई ऐसे भी स्टॉक जिनको हमने वीकली बेसिस पे रिव्यू नहीं किया लेकिन वो अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस लेवल्स पे आ गए अचानक से, तो मैं उनकी भी नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूँ ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को थोड़ा अपडेटेड रख सकें, थोड़ा एकदम फ्रेश रख सके। जब भी अपनी वॉच लिस्ट में कोई भी ऐसे स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे आते हैं तो यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एट दोज प्राइस लेवल्स इफ दोज कंपनीज, अगर वो कंपनीज आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं और अगर वो प्राइस लेवल्स आपको आपकी कैश पोजीशन, आपकी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस को मद्देनजर रख के सारी चीजों को होलिस्टिकली देखने के बाद अगर आपको प्राइस लेवल्स लगते हैं कि अगर आपकी कैश पोजीशन ऐसी है और अगर आप उन कंपनीज में लॉन्ग टर्म इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से उस प्राइस लेवल पे एक्शन ले सकते हैं। इसलिए मैं वीकली बेसिस पे जो बात करता हूँ, जो बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की हम बात करते हैं, उसमें मैं दो प्राइस लेवल्स आपको हमेशा देता हूँ, दो सपोर्ट लेवल्स की हम बात करते हैं। इसलिए जैसी भी आपकी कैश पोजीशन है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ज्यादा जो अग्रेसिव प्राइस लेवल है वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको थोड़ा वेट करना है और जो कंजर्वेटिव प्राइस लेवल मैं देता हूँ उस पर आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, कैश पोजीशन के हिसाब से, इन सारी चीजों को समझने के बाद आपको जो भी प्राइस लेवल सही लगते हैं वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई ओनली सर्व एज अ नोटिफिकेशन, एज अ प्रॉम्प्ट कि आप अगर काम में बिजी हैं, अपने वर्क में बिजी हैं, तो आपको एक क्विक नोटिफिकेशन मिल जाती है और अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं उस पर तो दैट इज योर जजमेंट कॉल, आप उसमें कुछ इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आप करते रहे। हमारी संडे की सेकंड वीडियो बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ को फॉलो करते रहे, अपनी वॉच लिस्ट को फ्रेश अपडेटेड बना के रखें, प्राइस लेवल्स को अपने ध्यान में रखें। और दूसरी, टेलीग्राम चैनल को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्विक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। आप अपनी कैश पोजीशन को रेडी रखें, डिप्लॉयबल स्टेट में रखें। अगर आपने लिक्विड फंड्स या किसी ऐसे लिक्विड, अगर आपने किसी लिक्विड स्टेट में उसको रखा हुआ है, अपने बैंक अकाउंट में रखा हो, तो दिस इज द टाइम टू रियली कीप दैट कैश पोजीशन रेडी। ऐसा ना हो कि कोई मार्केट में ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, कोई स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो उसके लिए आपको अपनी कैश पोजीशन को डिप्लॉयबल लिक्विड स्टेट में रखना है ताकि यू कैन यूज दोज फंड्स एज एंड व्हेन यू नीड देम। तो कीप योर कैश पोजीशन रेडी टू गो एंड स्टार्ट डिप्लॉइंग इंटेलिजेंटली। और इंटेलिजेंटली कैसे डिप्लॉय करना है इसकी हमने ऑलरेडी काफी डिस्क्रिप्टिवली अच्छी डिटेल में चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिस्कशन, ये सारी जो हमने एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश की, इन सारी चीजों से, इन सारे इंटरेक्शन से आपको मदद मिलेगी अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को प्रूव करके अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को फ्रेश अपडेटेड रखने में मदद मिलेगी। और इन सारे थॉट प्रोसेस, इन सारी डिस्कशन से आपको बेनिफिट्स मिलेंगी इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।